नाम फिरदौस फातिमा है। एंड शादी से पहले मैं करती थी काम, लेकिन कभी मैंने जॉब नहीं किया, हमेशा कोई ना कोई बिजनेस किया है, भले छोटे स्केल से ही सही। जैसे मैं मेहंदी लगाती थी, तो पहले मैंने मेहंदी क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें मेहंदी लगाती भी थी और लोगों को सिखाती भी थी। उसके बाद जो है मैंने पार्लर का कोर्स किया था और सेल्फ ग्रूमिंग की थी। तो वही चीज़ है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कहीं जॉब नहीं की थी, अपने घर में छोटे स्केल से स्टार्ट किया था, जिसमें मैं करती भी थी और लोगों को सिखाती थी। इसी तरीके से नर्सिंग जो है, फातिमा हॉस्पिटल में मैंने नर्सिंग की थी शादी से पहले, और वहाँ पर हाँ मैंने जॉब की थी, 1.5 साल इंटर्नशिप की थी बेसिकली। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। देन शादी होने के बाद जो है कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि मुझे कोई ना कोई काम करना था, लेकिन मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी और जॉब के लिए मुझे प्रॉपरली बाहर निकलना पड़ता। दैट्स वाई फिर मैंने ये एम पहनने का स्टार्ट किया था, और उसको स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं। एक्चुअली इसके 2 रीजन है। एक रीजन ये था कि मैं खुद कभी सोचती थी कि मैं कहीं जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी कि जॉब के लिए आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है, किसी की सुननी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा था कि मैं किसी के सुनूं, मैं अपनी चलाऊं और अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी लाऊं। और दूसरी वजह मेरे बच्चे थे कि जाहिर सी बात है, बच्चे बहुत छोटे थे, उनको मैं कहीं छोड़ नहीं सकती थी, और जॉब के लिए आपको प्रॉपरली एक शेड्यूल टाइम देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ रहकर बिजनेस किया जा सकता है, और ये ऐसा बिजनेस था कि वाकई बच्चों के साथ रहकर उनको ले जाकर किया जा सकता है। फादर ही एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उनको देखकर ही मुझे आइडिया आया था। मेरे फादर खुद भी जो है बिजनेस कर रहे हैं, उनका भी छोटा सा ही बिजनेस ही सही है। वो बेसिकली कंपोजिंग प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो उनको देखकर इंस्पिरेशन हासिल हुई थी कि जिस तरीके से वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बिजनेस से रिलेटेड तो मेरे फादर ही है, क्योंकि वही हमेशा सपोर्ट में भी थे और रेगुलर बेसिस पे वही मुझे एक आइडियाज देते थे, और ये आइडिया उनका ही था। एक्चुअली फर्स्ट रीजन इज दैट कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, कि वो टोटली मुझ पर डिपेंडेंट थे, तो मैं उनको किसी के आसरे पर छोड़कर नहीं जा सकती थी। ये मेरी अपनी सोच है कि जो भी आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने आपके ऊपर डाली है या आपके ऊपर आई, वो आप खुद करो। तो मेरा शुरू से यही था कि मैं जॉब भी खुद, मतलब चीज़ें भी मैं खुद करूँगी, बिजनेस भी मैं खुद करूँगी, बच्चों को भी मैं खुद पालूंगी। तो ये मेरा एक आइडिया था कि मैं किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ नहीं देना चाहती थी, चाहे वो मेरी मम्मा हो या मेरी बहन हो। सपोर्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी की हेल्प मांगना एक अलग चीज़ है। मैंने सोचा कि जॉब के लिए मुझे ये था कि एक लिमिटेड सैलरी मुझे मिलती 25,000 या 20,000। तो मैंने यही सोच रखी थी कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 50 प्लस अबव कमाना है। तो उसके लिए मुझे जॉब नहीं करनी थी, उसके लिए मुझे ये बिजनेस करना था। कि बिजनेस ये है कि अगर एक दिन 5,000 दे रहा है तो दूसरे दिन वो 50,000 भी कमा कर दे सकते हैं। आपके आइडियाज डिपेंड करते हैं, पैसा डिपेंड नहीं करता। बेसिकली मैंने पहले मैट्रिकुलेशन किया था, उसके बाद मैंने स्किप कर दी थी अपनी पढ़ाई, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स भी थी। उसके बाद जब थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार, पढ़ाई भी ज़रूरी है, सही अगर हुनर है लेकिन साथ में पढ़ाई होनी चाहिए, तो मैंने इसको दोबारा से कंटिन्यू किया था। और मुझे साइकोलॉजिस्ट बनने का बहुत शौक था, तो मैंने जो है आगे साइकोलॉजी फील्ड ही ली थी इंटर्नशिप इंटर्न में। मतलब जब मैं इंटरमीडिएट में थी तो मुझे ये था कि मैं साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में करूँ, लेकिन ये कि अभी इन प्रोसेस है, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि मुझे शुरू से ये था कि मैं अपने आप को भी समझूं और साथ में मेरे साथ जो मेरी फैमिली है मैं उसको समझ सकूं, और उसको समझने के बाद फैसले ले सकूं। क्योंकि मुझे ये बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे जो है वो मैं उनको समझ सकूं, उनकी साइकी समझ सकूं। तो ये कि फिलहाल तो मैं इतना नहीं पढ़ सकी, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगी। तो उस टाइम पे मैं बिजनेस चला रही थी, लेकिन बहुत छोटा कस्टमाइजेशन का था। उस टाइम पे नया नया कस्टमाइजेशन का बहुत दौर था, जिसमें आप मग्स प्रिंट कराते हो, पेन पे प्रिंटिंग कराते हो, वॉलेट पे प्रिंटिंग कराते हो, इसके अलावा टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग कराते हो। ये सारा मेरा काम था। तभी भी मैं बिजनेस ही कर रही थी, मेरी जॉब पे कभी भी फोकस रहा ही नहीं है। मुझे कहीं कहीं लैक हुआ था और मुझे फील हुआ था कि ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। और साथ साथ ये कि लेकिन ये कि इंसान के ऊपर जब पड़ती है तो वो खुद ब खुद काम से भी सीख लेता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए डिग्री हासिल करो। जब वो चीज़ आपके ऊपर आती जाती है तो आप करते करते भी वो चीज़ें सीख जाते हो, और देन आपको रियलाइज होता है कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने पहले सीखी होती तो। सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो ये कि आप जॉब नहीं करो, क्योंकि जॉब के लिए आपको किसी के लिए नहीं काम करना पड़ता है। ये तो मैं अपने लिए काम करी थी, अपनी सोच को ला रही थी। और दूसरा कि आपका क्रिएटिव आइडिया, अगर आपके पास आइडिया हो तो वाकई आप पैसा बना सकते हो। क्योंकि लोगों की ये सोच है कि पैसा ही पैसों को बनाता है, बट मेरा ये था कि पैसा नहीं बनाता, आपका आइडिया बनाता है। मेरी एक सोच थी कि कभी भी अपना पैसा नहीं लगाऊंगी, हमेशा कस्टमर के पैसे से खेलूंगी। तो मैंने रूल्स ही ये रखे थे
कि आप कोई भी इवेंट कराओगे या कोई भी चीज कराओगे 80% एडवांस होगा और 20% ऑन द स्पॉट होगा। जब वो लोग 80% देते थे तो हम उसी पेमेंट के साथ खेलते थे, हम उसी पेमेंट को अपनी चीजें बनाते थे, हम उसी पेमेंट के साथ सारे वेंडर्स लगाते थे और जो 20% हमें मिलता था वो हमारा प्रॉफिट हो जाया करता था। मैं बिल्कुल उस टाइम पे अकेली थी। अब जाकर कॉम्पिटिटर्स पैदा हुए क्योंकि 5 साल से लोगों ने देख लिया ना कि यार एक अकेली लेडी है, वो पूरा बिजनेस संभाल रही है, वो भी ऑनलाइन, बगैर किसी ऑफिस के ऑनलाइन डील कर रही है। तो पहले कॉम्पिटिटर्स नहीं थे तो मैं बहुत स्मूथली चलती, अब कॉम्पिटिटर्स पैदा हो गए हैं और खासकर कम्युनिटी में जब होता है तो वो ज्यादा हो जाता है कि यार एक और लेडी आ गई है मेरे सामने, तो अब मुझे अपने काम को और मजीद बढ़ाना है। लेकिन है कि आपका जब नाम हो जाता है ना तो आपका नाम कोई तोड़ नहीं सकता। जो मैंने काम स्टार्ट किया था ना उसके लिए कम से कम भी स्टार्टिंग में आपको 40 to 50,000 चाहिए ही होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो कस्टमर से ही डील करती थी। अगर कस्टमर नहीं मानता उस टाइम पे और मेरा जो पहला कस्टमर है वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट नहीं करता, नहीं देता, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कहीं से बोरो करना पड़ता और मैं अपने भाई से ही बोरो करती क्योंकि मेरे भाई ने मुझे ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आपको काम बढ़ाना है और आपका कस्टमर आपका सपोर्ट नहीं करता है, 80% एडवांस नहीं देता है, तो आप वो मुझसे ले लीजिएगा, देन अपना काम दिखाकर कस्टमर से पूरी पेमेंट लेकर आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि वो 1 या 2 इवेंट के बाद वो पैसे आपके रिजर्व हो ही जाते, आपको बैक पे बैक मिल ही जाता था। फैमिली मेंबर्स में से मेरे फादर ने तो बहुत हेल्प की थी क्योंकि वो खुद भी बिजनेस चला रहे थे इतने साल से, और मेरे फादर के एक और जैसे पार्टनर है उनका नाम शकील है, बेसिकली वो हमारे एज अ फैमिली मेंबर, ये फैमिली फ्रेंड्स की तरह, तो उन्होंने काफी आइडियाज दिए थे इसको बूस्टअप लाने में कि आप ये चलाओ, आप ये चलाओ, मतलब सारी अच्छी चीजें ना, जो अच्छे वेंडर्स होते जो हमारी कम्युनिटी में या हमारे एरिया में चीजें नहीं होती थी प्रोवाइड, वो ला कर देते थे कि जब आप ये चलाओगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी। मतलब वो हमेशा से कहते थे कोई यूनिक चीज अपने पेज पे डालो, क्योंकि यूनिक चीज लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो वो सारी चीजें वही ला कर देते। कहते हैं ना कि बेसिक लाइन दिखाना, वो लाइन उन्होंने ही दिखाई थी मुझे, तो उनकी जिम्मेदारी, उनका जो भी बोझ था वो मैंने खुद अपने सर पर लिया और मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आपको सिर्फ सपोर्ट ये करना है मुझे कि आपको सिर्फ मेरे बच्चों को रखना है, बाकी उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी, उनकी एक एक चीज़ की, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पैम्पर्स हो, चाहे वो खाना पीना हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई थी। जो बिजनेस मैं कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी वीकनेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वीकनेस है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन लेकर चलने वाला होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं एक एज अ लेडी इवेंट प्लानर और बगैर ऑफिस के काम करना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसमें यह है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं। मतलब ये कि हमारी स्ट्रेटेजी ये कि एटलीस्ट 3 या 4 डेज पहले हम इवेंट बुक कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्लॉट्स खाली रहे, तो हम दूसरे आने वाले कस्टमर्स को बता सकें। लेकिन अगर मुझे कभी अर्जेंट में भी कोई ऑर्डर मिल जाता है जो कहते हैं कि यार प्लीज मुझे 24 घंटे के अंदर ये अरेंजमेंट करके दो या 12 घंटे के अंदर अरेंजमेंट करके दो, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है कि वो मुझे फौरन से ही सारी चीजें अरेंज कर देती है। मैं सिर्फ ऑर्डर लेती हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं 12 घंटे का भी ऑर्डर लूंगी तो मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, मेरे खास रिश्तेदार वो मुझे ऑन द स्पॉट सपोर्ट कर देंगे कि ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि यार तुमने 12 घंटे में क्यों काम लिया, हम नहीं कर सकते, हम करके दिखाएंगे वाले बंदे। और मैंने हमेशा से ये सोचा कि ये नहीं सोचो कि आपकी वीकनेस क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उसको लेकर चलो। मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली और मेरे बच्चे हैं। सबसे बड़ा मोमेंट शेयर करूंगी तब ये था कि हमने नया नया काम स्टार्ट किया था और मैंने जो है एक्चुअली मुझे आइडिया था इन चीजों का, लेकिन ऑब्वियस बात है हम बलून का पैकेट खोलकर चेक नहीं करते उस वक्त, हमने कलर्स के हिसाब से बलून ले लिए, ठीक है। जब हमने कलर्स के हिसाब से बलून ले लिए तो हम इवेंट की जगह पर गए, साइड पे गए, हमने बलून फुलाना स्टार्ट किए। उनकी जो थीम थी वो रेड, ब्लैक एंड गोल्डन थी। हमने रेड का बलून का पैकेट खोला, वो रेड एज इट इज खोला, हमने गोल्डन का खोला, वो एज इट इज खोला। जब ब्लैक की बारी आई तो वो था ब्लैक, लेकिन जब वो फूल रहा था, वो ब्लो हो रहा था, वो खुद ब खुद पर्पल हो रहा था, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता था, खुद ब खुद कलर उसका चेंज हो रहा था। एंड वो बहुत वर्स्ट मोमेंट था क्योंकि हम खोल रहे ब्लैक और निकल रहे पर्पल। और सबसे अच्छा मोमेंट मेरा ये था कि मैंने एक मेहंदी का इवेंट किया था, रिकमेंडेशंस के थ्रू हमारे पास इवेंट्स आते रहते, तो हमने वो इवेंट किया था। तो वो कस्टमर को मेरा काम इतना पसंद आया और वाकई हम हमेशा काम दिल से ही करते, लेकिन बस नसीब की बात होती कि वो ब्लैक में से पर्पल बलून निकल आया, खैर। लेकिन उसके दूसरे दिन ये हमारा इवेंट था मेहंदी का, और वो माशाल्लाह से कस्टमर को इतना पसंद आया कि जो हमारी बात हुई थी ना, जिस पैसों पे हमारी बात हुई थी, जिस कोटेशन में, उस टाइम में उसका डबल दिया क्योंकि वो खुश इतना हो गया था। मैं सोलो ही काम करी, मुझे पार्टनरशिप की काफी ऑफर्स आई, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं किसी के नीचे नहीं काम करना चाहती। अगर पार्टनर भी होगा तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी,
सही है, आप हमेशा Right. सुना नहीं सकते उसको, इसको चेंज नहीं करना, इस सही। फील्ड को चेंज नहीं करना, इसी में कोई ना कोई इनोवेशन लानी है। जैसे आप छोटा सेटअप लेकर आए थे होम बेस का, कि आप होम में शादियां करवा रहे हो, इस तरीके से आप टेरेस पे करवा रहे हो, आप पार्किंग में करवा रहे हो, छोटे गार्डन्स होते हैं घर के बाहर, वहां पर आप शादियां करवा रहे हो। इस तरीके से इनोवेशंस मैं लाती रहूंगी। जो पर हेड चार्जेस है, अगर वो 150 है तो हम उसको 120 पे 130 पे लेकर आ जाएंगे, 110 पे लेकर आ जाएंगे। तो इनोवेशन इसी में आएगी, लेकिन इसको चेंज करने का इरादा नहीं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कमा कर देता है। स्टार्टअप लिया था ना, तब मेरी टारगेट ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी में काम करूंगी, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती थी, मैं उसको बढ़ाना चाहती थी। जिस तरीके से मुझे पता था कि इवेंट प्लानर्स ऑल ओवर कराची बहुत सारे हैं, इंडिया है उसके अंदर कोई भी नहीं था, तो पहले मेरा टारगेट मेरा अपना इलाका या मेरी अपनी कम्युनिटी थी। लेकिन जैसे जैसे 5 साल के अंदर मेरा बिजनेस बढ़ता गया, तो मैं दूसरी कम्युनिटीज में भी जाने लगी और उनका भी काम कर। हमारे पास 2 इस तरह की स्कीम्स है। एक तो ये कि जो मेरी कम्युनिटी से आता है कोई भी काम लेकर, कोई भी इवेंट लेकर, तो उनके लिए पहले से 20% डिस्काउंट है, ठीक है। और अगर कोई मेरी कम्युनिटी का नहीं है लेकिन मेरे एरिया का है, तो उसके लिए भी 30% डिस्काउंट हमने रखा हुआ है, कि अगर वो आउट ऑफ कम्युनिटी है लेकिन वो हमारे एरिया में आता है, जिस एरिया में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो अगर वो इस एरिया से आता है तो उसके लिए भी 30% डिस्काउंट हमने पहले से रखा हुआ है। और ऑल ओवर कराची के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। मेरे पास 4 अभी तक स्पॉट्स मैंने बनाए हुए, रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, जिसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा फेसबुक पेज है, जिसमें काफी अच्छे रिव्यूज है, पोस्टिंग है, रोज की अपडेट्स डालती रहती हूँ कि रोज का हमारे पास काम है और रोज की हमारे पास चीज है। इसी तरीके से मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मेरा फेसबुक का अकाउंट है, फेसबुक का पेज है। इसके अलावा जो है मेरे पास टिकटॉक है, टिकटॉकर्स के पास भी मेरा काम गया हुआ है माशाल्लाह से, उनका भी काम मैंने किया है, तो मेरे पास एक टिकटॉकर की भी आईडी है कि हम उसके थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। और सबसे मेन चीज मेरे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है, बिजनेस कैटलॉग है, उसमें कोई भी मेरे व्हाट्सएप पे एंटर होता है, सबसे पहले उसको मेरे कैटलॉग्स मिल जाते हैं, पैकेजेस ये है, डील्स ये है, आइटम्स ये है। और अगर कोई नया नया दिन आ रहा है, जैसे कि वैलेंटाइन था, तो हमने पहले से वैलेंटाइन की चीजें अपलोड कर दी थी। इस तरीके से कोई नया डे आ रहा होगा तो हम पहले से ना अपने व्हाट्सएप पे अवेलेबल कर देते, लाइक जैसे कि मई में आएगा फादर्स डे, मई में आएगा मदर्स डे, जून में आएगा फादर्स डे, तो वो चीजें पहले से अपलोड हो जाएगी। तो कोई भी अगर मेरे व्हाट्सएप पे क्लिक भी करेगा तो उसको कैटलॉग पहले से खुला हुआ मिल जाएगा। कॉस्टिंग लेबर में जाती है और ट्रांसपोर्टेशन में जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑल ओवर कराची काम करें। अब मेरे एरिया से लेकर अगर हमें गुलिस्तान जौहर जाना है, मलीर जाना है, कोरंगी जाना है, तो मेन जो कॉस्ट होता है वो आपका लेबर, क्योंकि हमारे पास जो लेबर काम कर रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है हमारे नीचे, बेसिकली जो मजदूर होता है, जो हैवी मशीनरी वाला या हैवी बैकड्रॉप वाले काम करते हैं, तो उनका पेमेंट निकालना। और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला है, जैसे सुजुकी में जाना पड़ता है, कभी कोई बड़ा सामान है तो भी इसी बात है वो ट्रैक्टर में भी जा रहा होता है, तो वो हमें ज्यादा कॉस्टिंग में आ जाता है। तो हमारा पैकेज का जो वैल्यू निकलता है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि दूसरे इवेंट प्लानर्स 50% काम कर रहे होते हैं, 50% प्रॉफिट हो रहा होता है, मतलब 100% के काम में हमारा ये होता है नॉर्मली कि 80% हम काम पे दे और 20% हमारा प्रॉफिट। हमारी मेन जो फोकस है वो ये है कि वो नॉर्मल कस्टमर्स या नॉर्मल इवेंट प्लानर्स 50% पे काम कर रहे हैं, बट हम सिर्फ 20% पे काम कर रहे हैं। कि इवेंट प्लान करने के लिए सबसे पहले तो आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, उनकी कलर थीम, उनका बैकड्रॉप कैसा है, क्योंकि बैकड्रॉप में भी 4 किस्म है, इसी तरीके से टेबल डेकोरेशन है उसमें भी 4 किस्म है कि वो कौन से प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सोलो टेबल भी है, नॉर्मल टेबल भी है, राउंड सिलेंडर्स भी है, डायमंड टेबल भी है। इस तरीके से आजकल बहुत सारे इनोवेशन आती गई है, तो हमारे पास सारी चीजें। इसी तरीके से बैकड्रॉप पे अगर आ जाओ तो राउंड बैकड्रॉप भी है, डायमंड बैकड्रॉप भी है, स्क्वायर बैकड्रॉप भी है, राउंड बैकड्रॉप भी है। इसके अलावा भी अलग अलग बैकड्रॉप्स आते हैं, लाइक फॉइल बैकड्रॉप वगैरह। तो हमारे पास सारी चीजें, तो पहले तो आपको पूरा उनका पूछना पड़ता है कि आपकी रेंज क्या है, आपकी चीजें क्या है, आप कौन सा पैकेज ले रहे हो। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो फिर हम आ जाते हैं मार्केटिंग की तरफ, कि हम मार्केट जाके सारी परचेजिंग करते हैं। हम मार्केट जाके पहले सर्च करते हैं कि उनके इवेंट का जो सामान है वो अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल होता है तो हम ऑन द स्पॉट उनको परचेज कर लेते हैं, अगर अवेलेबल नहीं हो तो हम कस्टमर से डील करते हैं कि भाई आपने जो चीज़ कही है वो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। हम 4-5 जगह ढूंढने के बाद उनको बताते हैं कि यार अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कोई ऑप्शन ले लें, तो वो ऑप्शनल में हमें चीज़ें बता देते हैं कि ठीक है आप ये ले लीजिए। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आ जाते हैं उनकी कस्टमाइजेशन पे। उन्होंने पैनाफ्लेक्स बनवाया है तो उनकी कस्टमाइजेशन करना, वेलकम बोर्ड की कस्टमाइजेशन करना, माइलस्टोन बोर्ड की करना। इसके अलावा बहुत सारी कटआउट्स होते हैं, कटआउट्स बनने देने, क्योंकि उसमें वुडन भी होता है, थर्माकोल भी होता है, बहुत सारी चीजें इसमें ना। इनोवेशन इतनी सारी है कि हम खुद भी मतलब वो हो जाते हैं कि उन्हें क्या दे।
कस्टमर वुडन के भी रेट्स पूछेगा, एक्रेलिक के भी पूछेगा, थर्माकोल के भी पूछेगा। ये सारी चीजें हमने सेट कर ली। एक दिन इवेंट से एक दिन पहले हमने सारी चीजें सेटअप रेडी करके उनको वीडियोस भेज दी कि आपकी सारी चीजें रेडी हो। इसी तरीके से चैलेंज तो मैं ये कहूंगी कि चैलेंज हमारे पास तकरीबन ये होता था कि कस्टमर हमें एक लिमिट देता था कि उसकी एक लिमिट है 12,000 या 15,000, और इस लिमिट के अंदर उन्हें सारा काम चाहिए होता था जो कि हमारे बजट में कभी आता भी नहीं था। लेकिन चैलेंज ये था कि उस टाइम पे मैंने सोचा कि अगर आपकी पूरी कॉस्ट भी लग रही है ना 15,000, अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा है तो आप वो काम करो। भले एक इवेंट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप नेक्स्ट इवेंट के लिए ये चीजें ध्यान में रख सकते हो। तो यही होता था कि स्टार्टिंग में कस्टमर्स के बजट बहुत कम होते थे लेकिन उसको चीजें सारी चाहिए होती थी, और हमारी कोशिश ये होती थी कि हमको सारी चीजें प्रोवाइड करें, भले हमारा पूरा अमाउंट लग जाए लेकिन एक चीज आगे के लिए हमारे पास अच्छी थी। और लिटरली जब मैंने वो चीज की 2-3 साल पहले, तो अब जाकर मेरे पास आइडिया है कि मैं तस्वीर देखकर बता सकती हूँ कि इसमें कितना सामान लगा हुआ है, कितनी कैलकुलेशन आएगी, और तस्वीर देखने के साथ ही मैं बता देती हूँ कि इसकी कॉस्टिंग ये आएगी और उसमें हमारा प्रॉफिट इतना निकलेगा। मेरा जो मेन मकसद है वो इसी इवेंट प्लानिंग के काम को आगे ले जाना है, और काफी आगे ले जाना है। इसकी वजह ये है कि अभी कुछ 3-4 महीनों के अंदर काफी मेरी बूस्टिंग हुई है, काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। इवन अगर आपने टिकटॉकर्स का देखा हो तो मैंने काफी टिकटॉकर्स के भी काम किए हैं, काफी जाने पहचाने सेलिब्रिटीज का भी काम किया है। तो अब मुझे ऐसा है कि अब मैं अपना एक ऑफिस खोलूं, प्रॉपर ऑफिस खोलूं, क्योंकि अभी तो तक मैं ऑनलाइन काम करी थी, लेकिन अब मैं प्रॉपर ऑफिस खोलूं जिसमें सिर्फ मैं बैठकर डील करूं और मेरी टीम जाकर वो काम करके। अभी तो मैं हर इवेंट पे जाती हूँ, हर साइट मैं खुद जाती हूँ, पर्सनली डील करती हूँ। बट मैं ऑफिस खोलूं एज अ लेडी ऑफिस, एंड वहां पर लोग मुझसे मिलने हैं, और वो लेडी ऑफिस के अंदर सिर्फ लेडी ही काम करें और लेडीज ही मिलना है, कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं करूं मैं, और हम ही डिस्कस करें, हम ही सारी चीजें करें, और आपको आपका इवेंट रेडी मिलेगा। जो इवेंट रेडी करेगा वो भी इसकी बात है जेंट्स का, लेकिन ऑफिस के अंदर की डीलिंग, ऑफिस के अंदर की मार्केटिंग, वो सारी चीजें मैं एज अ लेडी को इनकरेज करना चाहती हूँ, एम्पावरमेंट करना चाहती हूँ। तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि जॉब करना चाहती है, जो कि आगे बढ़ना चाहती है, बट दुनिया उनको सपोर्ट नहीं करती, तो मैं वो लड़की बनना चाहती हूँ जो दूसरों को भी सपोर्ट करे। मतलब मेरे काम से ऑब्वियसली बात है उनको भी कुछ ना कुछ हासिल होगा। अगर मैं ऑफिस खोलूंगी और जॉब्स प्रोवाइड करूंगी तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।